फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं उन स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो PHU एमएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने उनके लिए कुछ क्लासेस करे थे कि हाँ मैं उनके लिए अवेलेबल करूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही थोड़ा परेशान हूँ आजकल। तो इसलिए मैं ना ही क्वेश्चंस के वीडियो बना पा रही हूँ और ना ही कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे मैं कवर कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है तो वहाँ पे आप हमें जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें वो पॉइंट भेजें। अगर मेरे पास उससे रिलेटेड अगर मटेरियल होगा तो मैं श्योर आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगी, या जितना मुझसे बन पाएगा मैं गूगल सर्च तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं से भी आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप हमें उस क्वेश्चन को लेकर के भेजिए। जो भी डाउट है, जो भी कंटेंट मटेरियल अवेलेबल होने में प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ पे शेयर करें, मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है। हालांकि आजकल थोड़ी तबीयत भी ख़राब नहीं है, तो भी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और कुछ महीनों से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, सो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। और BHU से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप हमेशा BHU के साइट पे या NTA की साइट पे जाके आप वहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कब एडमिट कार्ड आने वाले हैं, कब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सारे अपडेट आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। ओके। अगर मुझे टाइम मिला तो जो भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगी। ओके। लेकिन मैं ये होप नहीं देना चाहती कि मैं आपको कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे खुद का अभी पता नहीं है समय कि मैं कब किस हालत में रह रही हूँ। ठीक है। सॉरी। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए 2020 का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, एनालिसिस करने के साथ साथ क्वेश्चन के, ताकि मैंने बहुत समय निकाल करके आपके लिए किया है, ताकि मैं ये भी तो कम से कम एटलीस्ट कर ही दूँ कि आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पता चल सके। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना जाएं और क्वेश्चन का एनालिसिस करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी एक बार ऑप्शन से भी आ सकते हैं और कभी क्वेश्चन से भी आ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का ये एग्ज़ाम हुआ था 28/8/2020 को, और ये भी क्वेश्चन मैं बहुत मुश्किल से आप सभी के लिए अवेलेबल करवा पाई हूँ। वैसे अगर आप बहुत सारे बच्चों ने लिया है तो ये मेरे कांटेक्ट में आया, तो मैंने आप सभी के लिए सोचा कि मैं आपको भी 2020 का एटलीस्ट करवाई दूँ, क्योंकि जो उनका काम है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मजबूर हो जाती हूँ कि उनका वो तो बिज़नेस ही होता है, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ कुछ बच्चों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे है 2020 का क्वेश्चन पेपर जो 12:30 से 2:30 तक हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये BHU एमएड 2020 इंट्रांस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो विचरण गुणांक निम्न में से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज टू मेजर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। एंड तो जब आप कोफिशिएंट वेरिएशन देखें तो अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी, ठीक है, तो फर्स्टली कि आप कोफिशिएंट वेरिएशन के बारे में पढ़िए कि ये क्या होते हैं। देखिए, कोफिशिएंट जो होते हैं एक विचरण गुणांक, ये सबके निकाले जाते हैं। ठीक है। जो सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएंस होते हैं, डिस्पर्सन होते हैं, तो उन सब के कोफिशिएंट निकाल जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है किसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देखते हैं, इसका आंसर है
बी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, इसका जो होता है प्रति इकाई माध्य के लिए मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, ठीक है, प्रति इकाई माध्य के लिए मानक विचलन यहाँ पे किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और इसके क्या क्या मेजर होते हैं, इज यूज टू मेजर, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जो भी इसके बारे में आपको पता होगा वहाँ से आप पता करके एक पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट बना लीजिए और उसे देखिए। हो सकता है कि आपको पूछते कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये भी पूछते कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम खोजें, यानी ये जो है आपका साइकोलॉजी का है। अगर आपको यहाँ पे नाम पता हो, कैटल, सेल्डन, क्रेस्मर, युंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको नाम पता है, अगर आप देख रहे हैं, अगर ये पता ही नहीं है आपको कि यहाँ क्या किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन से पूछा हुआ है, और ये पर्सनालिटी थियरी से, जो पर्सनालिटी थियरी के जो भी थियरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कैटल, सेल्डन, क्रेस्मर, युंग। तो कैटल जो है एक ये मतलब इनका जो एक टाइप थियरी था वो अलग था, ठीक है। जो पर्सनालिटी का थियरी था वो डिफरेंट था बाकी सेल्डन, क्रेस्मर एंड युंग से। तो इसीलिए यहाँ पे विषम हो गए कैटल। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि सेल्डन ने क्या करा था, क्रेस्मर ने क्या करा था, युंग ने क्या करा था और कैटल ने क्या करा था। तो आप अगर इन चारों के बारे में जान जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे सेल्डन के बारे में पूछता है, क्रेस्मर के बारे में पूछता है, युंग के बारे में पूछता है, तो आप इजीली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ने बैठे अभी तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपकी लगभग सिलेबस कवर हो जाएगी, ठीक है। निम्न वक्तव्यों में से सही वक्तव्य चुनिए, यानी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि यदि इफ़ वेरिएबल इज सिस्टमैटिक देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन, यानी यदि ये जो है आपका क्वेश्चन है एनपीसी से है, ठीक है। एनपीसी कहने का मतलब कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगी। एनपीसी होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत बार उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गए और ऐसे होते हैं नॉर्मल, एक बेल शेप्ड होता है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हो गए मीन, मीडियन, मोड, तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ वेरिएबल इज सिमेट्रिक देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन। देखिए अगर वेरिएबल सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन, मोड सारे हमेशा एक इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट है इफ मीन, मीडियन, मोड ग्रेटर देन इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड, देन वेरिएबल इज पॉजिटिव स्क्वीड, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का इन द सेंस है कि आपको मैं बताती हूँ, मोड यहाँ पे आ जाएगा, मीडियन यहाँ पे आ जाएगा और मीन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव स्क्विड होते हैं। तो पॉजिटिव स्क्विड कहने का इन द सेंस कि ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव स्क्विड तो चर में धनात्मक सम्मित होता है, पॉजिटिव स्क्विड ऐसे, यस। इफ मीन, मीडियन, इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड इज वेरिएबल इज निगेटिवली स्क्विड, नहीं ये रॉन्ग है। द रिलेशन मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन ऑलवेज ट्रू, ये भी सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी कि सी, यस मैंने बोला था ना, सी डी थोड़ा सा इसमें बोल रहा है ना। द रिलेशन मोड, संबंध बहुलक,
संबंध बहुलक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 माध्यिका 2 देव सदैव ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन मोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन किए थे, तो थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सिर्फ आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि क्या सही वक्तव्य चुने जो सही है। तो इफ़ मीन मीडियन मोड द वेरिएबल इज निगेटिवली स्क्वीड, यदि मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मतलब मीन मीडियन मोड द वेरिएबल इज निगेटिवली स्क्वीड। ओके, तो जैसे मैंने बताया वो हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिवली स्क्वीड मैं आपको एक बार क्लियर करती हूँ, मैं भी थोड़ा भूल गई हूँ, अभी दूसरे ही काम में फंसी हुई हूँ। तो नेगेटिवली यहाँ पे देखा मीन होता है और -1 सिग्मा प्लस -2 सिग्मा -3 सिग्मा होता है। इधर होता है +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा। और नेगेटिवली स्क्विड कहने का इन द सेंस कि ये हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, माध्य जो होगा, यस, माध्य माध्यिका एंड मोड ऐसे ही होते हैं। आई एम राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माध्य, यस, यहाँ पे माध्य तो छोटा दिखा रहा है ना, मोड बड़ा है ना। तो मोड हो जाएगा ये, सॉरी मैं गलत समझ रही थी। तो ये मोड हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा। तो देखिए मीन यहाँ पे है तो सबसे छोटा है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड यहाँ पे की, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका ये जो फैलाव है ये ज़्यादा है नेगेटिव की तरफ, इसलिए इसे नेगेटिव स्क्वीड बोला जाता है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीड जो होता है शून्य होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्धों में कौन सा शिक्षा आरंभ संस्कार है। तो इसका जो आंसर होगा वो पबजा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये आपको बौद्ध एजुकेशन से पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उपनयन संस्कार क्या होते हैं, पबजा संस्कार क्या होते हैं, निर्वाण प्राप्ति क्या होता है, मकतब क्या होता है, इन चारों के बारे में आपको छोटा छोटा पॉइंट बनाना है। मकतब जो है ये मुस्लिम पीरियड का जो है एक संस्था है, एजुकेशनल संस्था है, ठीक है। मकतब और मदरसा होता है, ये आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको गाइस प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उपनयन संस्कार भी आप ध्यान रखिएगा कि कब होता है, ये वैदिक पीरियड का था, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति आप देखिएगा किस में निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन आवर्स स्पेंट इन स्टडी मैथ एंड मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। छात्रों के एक समूह के लिए गणित का अध्ययन करने के लिए में बिताए गए घंटे गणित में प्राप्त अंक के बीच सहसंबंध का गुणांक 0.90 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये आपका कोरिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ABC, सभी सही हैं। यानी कि गणित के अध्ययन में अधिक समय देने वाले छात्रों में गणित अधिक स्कोर किया, यानी जो अधिक समय देगा वो अधिक स्कोर प्राप्त करेगा। गणित के अध्ययन में कम समय देने वाले छात्रों ने गणित में कम स्कोर किया, और गणित में अधिक स्कोर करने वाले छात्रों ने गणित के अध्ययन में अधिक समय दिया। यानी कि तीनों स्टेटमेंट देखिए कैसे है कि गणित में अधिक स्कोर करने वाले छात्रों ने गणित में अधिक अध्ययन में अधिक समय दिया। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, गणित में अध्ययन में अधिक समय देने वाले छात्रों ने गणित में अधिक। यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन का जो कंसेप्ट होता है वो होता है जब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो एक वेरिएबल में बढ़ोतरी से दूसरे में भी बढ़ोतरी होती है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। और जब एक वेरिएबल में बढ़ोतरी से एक में घटता है तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक के बढ़ने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे समय देना, ये जैसे समय ज़्यादा दिया, ठीक है, तो मार्क्स भी ज़्यादा ऑब्टेन किए। समय कम दिया तो मार्क्स भी कम मिले, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि समय ज़्यादा देने पर मार्क्स कम होते तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर
नेशनल नॉलेज कमीशन, अब देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये आपका भी एजुकेशन से ही है, एजुकेशनल जो हिस्ट्री होता है एजुकेशन उससे ही है। तो ये आपका जून 2005 में हुआ था और 2008 तक चला था, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा ये भी आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मैं भूल रही हूँ अभी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ओपन स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्थापित हुआ तो ये 1989 में। अब यहाँ पे जब आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्थापित कब हुआ ये देख रहे हो ना, तो आप यहाँ पे ये भी देख लेना कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, क्योंकि ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में प्रथम 1900 आई थिंक 72 में स्थापित हुआ था। तो वो क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पिछले ईयर में, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीक की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हो सकती है, यानी कि द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कैन बी, तो इसका होगा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त माध्यम, विधि एवं उपकरण, यानी यूज ऑफ मीडिया, मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ मीट स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 17 में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स जो है वो देख लेना है, क्योंकि कभी 29 भी पूछते हैं, 30 भी पूछते हैं, 15 भी पूछते हैं, 16 भी पूछते हैं, 18 भी पूछते हैं, 21A भी पूछते हैं, 21 भी पूछते हैं। 21A क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप फंडामेंटल राइट्स ज़रूर देखें, इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ये जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो यहाँ वहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग करके होगा ना, तो टीचिंग टाइप में, टीचिंग के पोर्शन में ये सारे बात होंगे। अब देखिए, वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, समाजीकरण की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, यानी बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर रेफर टू द आइडिया ऑफ सोशलाइजिंग प्रोसेस नोन एज आइडेंटिफिकेशन, इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर ऑफ 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन आफ्टर एलिमिनेटिंग लीनियर इफेक्ट ऑफ एज फ्रॉम बोथ, देन दिस कोरिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पार्शियल कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और कैंडल ताऊ बी कोरिलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोरिलेशन नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, पार्शियल और रैंक थोड़ा सा लेकिन ओवरव्यू ले लो, क्योंकि चांस काहे को लेने का, आप ले पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानकीकृत परीक्षण का विशेषता नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है। ये आपका चला गया, अब आपने पढ़ा होगा ना मेजरमेंट, ऐसा कुछ करके आपके में कुछ पेपर होगा, एक पेपर होंगे, उससे ये पूछ रहा है। तो प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो प्रैक्टिकेबिलिटी भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से किस प्रावधान के बिना कोई अर्थ नहीं है, तो ये है आपका आंसर थर्ड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इसे क्या कहता है, सोल भी कहा जाता है, ठीक है। फुल मुझे याद नहीं आ रहा, आप हमें बताइएगा ज़रूर, वो थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए आप
फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा देख लीजिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको टाइम मिले तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ना टीचिंग से रिलेटेड है, दैट्स वाई इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसने कहा शिक्षा का एकमेव मार्ग मन की एकाग्रता है, यानी कि हु सेड देयर इज ओनली वन वे ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे थिंकर, इंडियन थिंकर, एजुकेशनल थिंकर, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स के यहाँ पे आ रहे हैं अरविंदो, टैगोर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, उसके बाद आपका मदन मोहन मालवीय, ये तो पूजनीय है, तो ये तो ज़रूर इनसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन आए हुए भी हैं 2019 में। चलिए, शैक्षिक समाजशास्त्र की कौन सी पुस्तक शिक्षा का समूह जीवनचर्या पर एक समूह जीवनचर्या का शिक्षा पर प्रभाव की चर्चा करती है? विच बुक ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन अपॉन ग्रुप लाइफ एंड इफेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ अपॉन एजुकेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत इसके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जेड। देखिए, कभी कभी आपको जे कृष्णमूर्ति का फुल नाम भी पूछ देगा, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जिड्डू कृष्णमूर्ति, JIDDU, ठीक है, जिड्डू कृष्णमूर्ति होता है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1895 में। पिछली बार नहीं, इसमें देखिए कभी कभी गांधी जो भी थिंकर हैं उनके जन्म भी पूछ देता है कि कब हुए थे। या देखिए एक ध्यान रखिएगा कि आई थिंक मदन मोहन मालवीय और टैगोर का जन्म एक साथ हुआ है और 1961 में। यस, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। कौन सा बेसिक शिक्षा मुख्य सिद्धांत नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत, अब यहाँ पे आ गया गांधी जी का। एजुकेशनल थिंकर जो थे गांधी जी थे, तो उनकी बेसिक शिक्षा थी ना वो नई तालीम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोरिलेशन मेथड था, सेल्फ केंद्रित क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन था, ये बिल्कुल ही था, सेल्फ सपोर्ट था ताकि बच्चे खुद से काम करें, जो भी वो बनाएंगे उसको बेच करके उनसे उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी की जाएगी, तो सेल्फ सपोर्ट था ही। तो क्या था? लिटरेसी एजुकेशन नहीं था, ठीक है, लिटरेरी एजुकेशन, सॉरी। तो ये है, तो बेसिक शिक्षा भी आप देख सकते हैं, उसके मूल्य सिद्धांत। द 3 स्टेप विच रिप्रेजेंट टीचिंग टास्क सिस्टमैटिकली। तो क्या है टीचिंग टास्क? आपका लेबल ये पूछ रहा है, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या होता है? लेसन प्लान आपने बनाया होगा, फिर इंटरएक्टिव में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, पोस्ट एक्टिव में उसको कैसे इवेलुएट करना है कि आपने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या फीडबैक मिला। ये सारे एक टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए, द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर नॉमिनल वेरिएबल्स इज, नामित चर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो यहाँ पे देखिए, मीन, मीडियन एंड मोड। मोड क्या है? मोड आपका जो होता है, इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है मान, वैल्यू होता है, उसी को हम मोड में छाट देते थे। यहाँ पे बोला नमित चर के लिए, यानी कि जो है ना उसमें कोई जोड़ घटाव होता है, जितना होता है उसे ही मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मोड हो जाएगा। तो ये जो है आपका ना मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो आप डाटा का मेजरमेंट कैसे होता है तो आप थोड़ा वो देख सकते हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये आप देख सकते हैं कि किसमें जैसे नॉमिनल जो होता है उसमें सिर्फ गुण के बेस पे डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्वालिटी के बेस पे आए तो समझिएगा ये नॉमिनल है, ठीक है। और अगर ऑर्डिनल यानी कि किसी बच्चे को उसके क्रमांक के अकॉर्डिंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में अगर सजाया जाए तो या हाइट के बेस पे सजाया जाए, लंबा, छोटा, चौड़ा, मतलब छोटा, बड़ा, बड़ा, ऐसे किया जाता है तो ऑर्डिनल हो जाएगा। और इंटरवल जैसे कि जैसे भार, लंबाई, यानी दो मानों के बीच 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू समाहित हो तो वो होता है इंटरवल। और रेशनल में जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग सब क्रियाएं होती हो, जिसमें अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनल में क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, आर्बिट्ररी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कभी भी आपने देखा होगा किसी की अगर आप लंबाई नापते हो तो क्या किसी की लंबाई शून्य हो सकती है?
बिल्कुल भी नहीं। क्या टेम्परेचर कभी शून्य हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, वो आर्बिट्ररी ज़ीरो होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में दूसरा मान होता है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो आर्बिट्ररी ज़ीरो को धारण करता है, तो वो ऑर्डिनल में आते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं साइकोलॉजी के, वो सारे ऑर्डिनल लेवल पे होते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस आईक्यू जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बेसिक काइंड ऑफ जस्टिस आर डिस्ट्रीब्यूटिव। न्याय के दो मूल प्रकार के वितरणात्मक एवं प्रतिशोध न्याय है। ये आप थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा और इसके बारे में देख लीजिएगा। टू बेसिक काइंड ऑफ जस्टिस, जस्टिस के कितने प्रकार हैं? इस यहाँ पे तो 2 टाइप दिया हुआ है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिट्रीब्यूटिव दिया है, तो आप इसके जो भी 4 आई थिंक 4 टाइप्स के होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, अभी मैं बिस नहीं करवाई हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट बिस करवाऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने पे थोड़े मतलब उसे एक्सप्लेन करने भी थोड़ी ये हो जाती है कि बोलते बोलते एकदम आदमी थक जाता है। सो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखाऊंगी। हालांकि मैं आज ही कोशिश करूँगी कर दूँ, कल तक इसको ख़त्म कर दूँ 2020 का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इसका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, आपको आपकी क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको कुछ मटेरियल में प्रॉब्लम है तो आप हमें वहाँ पे टू द पॉइंट, क्या क्वेश्चन है आपका, आपको किससे मटेरियल नहीं मिल रहा, अब आप ये बोलोगे कि एमएड से रिलेटेड कोई मटेरियल दो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एमएड से रिलेटेड मटेरियल आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, और मुझे क्या पता कि आपको क्या नहीं पता, क्या पता है। तो आपको जो नहीं समझ में आ रहा है बस वो आप हमें क्वेश्चन करो, मैं वहाँ पे उसको सॉल्व करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मैं किसी वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, सो अगर मैं भूल जाऊँ तो आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा कि क्या स्ट्रैटेजी था एग्ज़ाम देने से पहले, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले उस स्ट्रैटेजी को याद रखने का, कि कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि हम वो मिस्टेक ना करें, ताकि हमारी नेगेटिव मार्किंग हो ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।